हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मिसलेनियस प्रश्न, यानी विविध प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और ये पॉलिटी का लास्ट सेशन है। इसके बाद पॉलिटी आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बचे हुए प्रश्नों को कवर करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 85 नंबर प्रश्न जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। देखिए, नगेंद्र सिंह, इनका जो संबंध है नगेंद्र सिंह का, सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ए एन राय का जो संबंध है किनसे है? तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति से। आर के त्रिवेदी, आर के त्रिवेदी ये भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और अशोक देसाई का जो संबंध है वह आपका भारत का महान्यायवादी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नगेंद्र सिंह फरवरी 1985 से फरवरी 1988 के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। ए एन राय 26 अप्रैल 1973 को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। आर के त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, श्री राम सेवक शर्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन श्री नंदन नीलेकणी नियुक्त किए गए थे। आर एस शर्मा इसके प्रथम महानिदेशक और मिशन निर्देशक थे, जिन्होंने 31 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया। 12 जुलाई 2016 से इस पद का नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर दिया गया। वर्तमान में इसके सीईओ अमित अग्रवाल हैं। 87 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय विपरीत लिंग न्यायाधीश हैं? ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं। कौन प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं? सही जवाब हो जाएगा जोईता मंडल, पश्चिम बंगाल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, भारत में न्यायाधीश बनने वाली ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति जोईता मंडल है। 2017 में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में लोक अदालत की न्यायाधीश बनी थी। 88 है, सीमा प्रबंध विभाग। सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सीमा प्रबंध विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो महिला और बाल विकास विभाग, डी ऑप्शन। शिक्षा मंत्रालय के तहत, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के तहत वर्तमान में 2 विभाग हैं। पहला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा विभाग उप विभाग के रूप में शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, लेकिन
30 जनवरी 2006 से यह स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में है। प्रश्न संख्या 90 है, भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। कमेंट में बताइएगा सही जवाब क्या होगा। 91 है, खाद्य और पोषण मंडल। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन मतलब कि होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है, डाउटफुल है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, जिसका स्थापना 1964 में हुआ, प्रारंभ में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन था। 1993 में यह महिला और बाल विकास विभाग के अधीन कर दिया गया, जो कि तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। 92 है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, क्या है? भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, बी ऑप्शन। भारतीय प्रेस काउंसिल एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, जिसकी सर्वप्रथम स्थापना 1966 में संसद के 1965 के अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस अधिनियम को निरसित करके 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया। पुनः प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया। 93, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंड काटजू को 5 अक्टूबर 2011 को 3 वर्षों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 17 जून 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? सही जवाब हो जाएगा असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर बात करें तो विविध क्षेत्रों का भिन्न एवं असंतुलित विकास, कतिपय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान खोने का भय तथा कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कारण हैं। 95 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना है। 96 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे लिखे कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सही कालानुक्रम जो होगा वो क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ताशकंद समझौता, इसके बाद भारत सोवियत संधि, इसके बाद शिमला समझौता, इसके बाद फरक्का समझौता, यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शांति, मित्रता और सहयोग की। भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरिम रूप से 1975 में और अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 को। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित हुआ था। 97 है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो दिसंबर 1971, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने। 98 है, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज मोहम्मद सईद। लश्कर ए तैयबा दक्षिण एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान आधारित इस आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने की थी। 99 है, निम्न किन देशों ने लिटे को प्रतिबंधित किया है? लिटे को किसने प्रतिबंधित किया है? किन किन देशों ने प्रतिबंधित किया है लिटे को? भारत, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है। बी ऑप्शन। प्रश्नकाल के दौरान भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों ने लिटे को प्रतिबंधित किया था। वर्तमान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, कनाडा, मलेशिया, यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित कुल 33 देशों ने लिटे को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। प्रश्न संख्या 100, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? जिबूती आचार संहिता संबंधित है तो किससे संबंधित है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। बी ऑप्शन। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। यह आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों की समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों के द्वारा अपनाई गई थी। इसके वर्तमान में 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं: जिबूती, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कोमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्डन, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात। भारत अगस्त 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 101 आपको सुमेलित करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। ऑपरेशन चेकमेट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा श्रीलंका से है। ऑपरेशन कैक्टस का संबंध मालदीव से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार। 102, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका आदर्श है? ऑल इंडिया रेडियो का, ऑप्शन ए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा शांत घाटी आंदोलन का संबंध बाबा आमटे से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा। 104 नंबर है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री के, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 स्टार जनरल के रैंक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन को दिसंबर 2019 में स्वीकृति प्रदान की गई। वे रक्षा मंत्रालय के सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख होने के साथ साथ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत रहते हैं या कार्य करते हैं। वे नाभिकीय कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। वर्तमान में इस पद पर जनरल अनिल चौहान है, यानी 30 सितंबर 2022 से। 105 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो बताइए क्या सही नहीं है? तो सही जवाब है वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। यह सही नहीं है, सी ऑप्शन।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए अधिकृत जो अधिकतम आयु सीमा है 65 वर्ष है, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति दोनों का सदस्य होता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा, रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा की जाती है। 106 नंबर है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित है। और आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, न कि जबलपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 107 है, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो कमांडर, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का जो विभिन्न पद है, जैसे थल सेना में फील्ड मार्शल होता है, जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। इसके बाद अगर बात करें तो वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। और इसके बाद नौसेना में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट और आपका सब लेफ्टिनेंट, ये पद हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 108 है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी है? भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड कितनी है? तो 6 हैं। 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड को 5 भागों में बांटा गया था, जो कि वर्तमान में 6 हैं। वे इस प्रकार हैं। उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वह आपका उधमपुर, जम्मू और कश्मीर। दक्षिणी जो कमान है इसका मुख्यालय पुणे में है, मध्यवर्ती का लखनऊ में है, पूर्वी का कोलकाता में, पश्चिमी का चंडी मंदिर चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी का जयपुर में है। इसके अतिरिक्त थल सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में है। 109 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में, याद रखिएगा, रट जाइएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 110 है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? बीएसएफ के पास किन देशों के सीमाओं पर रक्षा का दायित्व सौंपा गया है? तो पाकिस्तान व बांग्लादेश, याद रखिएगा, पाकिस्तान व बांग्लादेश, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत निम्नलिखित 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी का दायित्व है। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस बल है आईटीबीपी, ये भारत चीन सीमा को मतलब कि देखरेख करता है। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाएं इनके मतलब की निगरानी में रहती हैं। और असम राइफल्स भारत चीन और भारत म्यांमार सीमाएं। 111 है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, होमगार्ड के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें 2 कथन सही हैं, केवल 2। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के अधीन स्थापित किया जाता है, न कि केंद्र सरकार के नियमों के अधीन। पहला असत्य है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवाएं देना है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी इत्यादि के समय ये समुदाय की सहायता करते हैं। दूसरा कथन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए पंजाब 6 बटालियन, राजस्थान 4 बटालियन, गुजरात 2 बटालियन और मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 1 बटालियन में सीमा विंग
होमगार्ड बटालियनों को जो है स्थापित की गई है, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करती हैं। 112 मतलब कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहां हुई थी? तो बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में बेंगलुरु में हुई। इसे तत्संबंधी 1986 के कर्नाटक राज्य के अधिनियम यानी 29 अगस्त 1987 को अधिसूचित के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 114 है, विधि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? विधि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन है सही ऑप्शन नहीं है। प्रश्नकाल के समय 1990 के तहत अगर बात करें 1990 तक केरल और नई दिल्ली में विधि विश्वविद्यालय नहीं था। विधि विश्वविद्यालय नहीं था 1990 तक केरल और नई दिल्ली में। बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया की जो है स्थापना 1986 में। नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2008 में और केरल के कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज की स्थापना 2005 में हुई, जबकि त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में विधि विश्वविद्यालय स्थित नहीं है। 115 है, कथन ए कह रहे कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, कारण भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। इसमें जो सही है बताइए। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राजनीति में जातिवाद जो है दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। जातियां दबाव समूह के रूप में उभर रही हैं, जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। 116 नंबर है। 115 में हम लोगों ने जो देखा ये जो मतलब कि पीसीएस लेवल का प्रश्न था। 116 है, 2003 में मतलब कि गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। कहां पर? 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा उत्तराखंड में, डी ऑप्शन। 2003 के अंत में उत्तराखंड सरकार ने गोरखाओं सहित 2 अन्य समुदायों को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो है दर्जा प्रदान किया। 117 है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसको? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। 118 देखिए, मार्टिन मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? मार्टिन मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका 4, सी ऑप्शन। मार्टिन मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए हैं। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही। 119 है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया नामक पुस्तक गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी। गांधी जी के आर्थिक विचारों पर आधारित इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ था। 120 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अगर बात करें तो अतुल कोहली का जो पुस्तक है क्या है? तो दी सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। दी सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ग्रेनविल ऑस्टिन का जो पुस्तक है वर्किंग अ डेमोक्रेटिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपका जो पेंड्रल मून है, पेंड्रल मून का पुस्तक है। अच्छा, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है वो मतलब कि वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, ये पूरी पुस्तक का नाम है। और पेंड्रल मून के द्वारा डिवाइड एंड क्विट पुस्तक लिखा गया। और एलन
ग्लेड हिल के द्वारा क्या, कौन सी पुस्तक, दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये पुस्तक लिखी गई थी ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अतुल कोहली की पुस्तक है दी सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, ग्रेनविल ऑस्टिन का वर्किंग एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, पेंड्रल मून का जो पुस्तक है डिवाइड एंड क्विट, एलन ग्लेड हिल का पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ मतलब इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। 121 है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक अतुल कोहली हैं। 2009 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। 122 है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन में 1982 में। 123 है भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कहाँ, मतलब कि कब प्रारंभ हुआ था? सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ था याद रखिएगा 2003 में। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 9 जनवरी को जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के जो दिन है 9 जनवरी, इसको जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 से आयोजित किया जा रहा है इस दिन को। 124 है भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस को जो मनाया जाता है, सुशासन दिवस किस डेट या किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है 25, बताइए 25 दिसंबर। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। 125 है भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार, यानी डी ऑप्शन। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। 126 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बताइए कौन सा युग में, 3 युग में 3 पेयर दिए गए, इसमें जो सही है केवल पहला चेचन्या का संबंध रशियन फेडरेशन से है। इसके बारे में अगर बात करें तो चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है। यह उत्तरी कॉकेकस में पूर्वी यूरोप के दक्षिणी भाग में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। दारफूर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है, दूसरा सुमेलित नहीं है। और स्वात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक घाटी और प्रशासनिक जिला है। 127 प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है। बर्बर भाषी जो समुदाय रहता है कहां पर रहता है? तो याद रखिएगा अल्जीरिया में, बी ऑप्शन। चर्चा में रहने वाला जो बर्बर भाषी समुदाय है उत्तर और पश्चिमी अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, लीबिया, मौरितानिया, माली, नाइजर आदि में निवास करता है। 128 है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं, पहला है डेनमार्क, इसके बाद रशियन फेडरेशन, और इसके बाद अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, डी ऑप्शन। आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा यानी कुल 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया। यह परिषद आर्कटिक क्षेत्र के नीति निर्धारण और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस परिषद के अस्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल है। 129 है भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था?
इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता, यानी सी ऑप्शन। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई थी। तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। 130, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? कौन प्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो याद रखिएगा, सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है सिरिमाओ भंडारनायके। ये श्रीलंका की पहली मतलब कि प्रधानमंत्री बनी थी। और भंडारनायके 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 131 से निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन। यूरोपियन देश, जो यूरोपीय यूनियन देश है, इनमें फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला जो देश था वो स्वीडन। अक्टूबर 2014 में स्वीडन के द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 132, यूएन के द्वारा सन मतलब कि बताइए कब अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, ऑप्शन ए। देखिए, यूएन के द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। 133, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। 134, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 135, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी संगठन असम से संबंधित है। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। 136, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ? पीपुल्स वार ग्रुप जो पीपुल्स वार ग्रुप नामक जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, यह है आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। 2004 में इस संगठन ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के साथ विलय करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी माओवादी का निर्माण किया। इसी के साथ आपका पॉलिटी पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो डिस्कस करेंगे आपके वोट के अनुसार, पोल के अनुसार, मतलब कि जितने लोग ज्यादा वोट करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, वही सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।